दुनिया हर दिन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पैसा कमाने के तरीके बदल रहे हैं, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, इंसान का डर, उसका लालच, उसका अहंकार, इंसान की उम्मीदें और इंसान की गलतियां। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर से निकाले गए कुछ विचारों पर एक गहरी और दिलचस्प बातचीत करने वाले हैं। ये किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि भविष्य में क्या होगा ये जानने से कहीं ज्यादा जरूरी है इंसान के व्यवहार को समझना। तो आज का मिशन ये है कि हम समझेंगे कि कैसे वो इंसानी भावनाएं जो सदियों से नहीं बदली आज भी हमारे आर्थिक, करियर और निजी फैसलों को कंट्रोल कर रही हैं। और यही एक सोच है जो मुझे लगता है इस किताब को इतना पावरफुल बनाती है। देखिए, हम अक्सर अपना सारा ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो तेजी से बदल रही हैं। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट में अगला बड़ा ट्रेंड क्या होगा। सही बात है। लेकिन हाउसल का तर्क है कि अगर हम अपना फोकस बदलकर उन चीजों को समझ लें जो कभी नहीं बदलती, जैसे इंसान की फितरत, तो हमारे पास एक ज्यादा मजबूत रणनीति होती है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर दौर में काम आता है, क्योंकि इंसान का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं बदलता। चलिए इसी पर और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि जब आप कहती हैं कि इंसान का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बदलता, तो मेरे दिमाग में वो सारी बड़ी बड़ी गलतियां घूमने लगती हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। बिल्कुल, इतिहास में। हाँ, जैसे 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो, 2000 का .com बबल, 2008 का आर्थिक संकट, या फिर हाल का क्रिप्टो बूम और बस्ट। हाँ, और हर बड़े उतार चढ़ाव से ठीक पहले एक ही बात हवा में गूंजती है, इस बार अलग है। This time is different। सब कहते हैं अरे इस बार टेक्नोलॉजी नहीं है, नियम बदल गए हैं, इस बार कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हर बार कहानी का अंत लगभग एक जैसा ही क्यों होता है? क्योंकि बाहरी दुनिया तो बदल जाती है ना, लेकिन अंदर का इंसान वही रहता है। इस पैटर्न के पीछे दो सबसे शक्तिशाली भावनाएं काम करती हैं, लालच और डर। ग्रीड एंड फियर। हाँ, जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लालच हमारे तर्क पर हावी हो जाता है। हमें लगता है कि यह हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। हम अपने आसपास लोगों को रातों रात अमीर बनते देखते हैं और हमारे अंदर एक बेचैनी होने लगती है। हाँ, वो मौका चूक जाने का डर। मुझे याद है 2021 में जब सब लोग क्रिप्टो की बात कर रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने कहा था, यार ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में एक पार्टी चल रही है और सिर्फ मुझे इन्विटेशन नहीं मिला। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसी को आजकल फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो भावना है जब आपको लगता है कि सब पैसा कमा रहे हैं और सिर्फ आप ही पीछे रह गए हैं, और इसी घबराहट में आप बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, उस कीमत पर भी जो शायद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और फिर जब बाजार गिरता है तो वही लालच अचानक डर में बदल जाता है। वही लोग जो कल तक कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, अचानक घबराकर सबसे निचले स्तर पर अपना सब कुछ बेच देते हैं और एक भारी नुकसान उठा लेते हैं। फैसिनेटिंग बात यह है कि हर दशक में एसेट्स के नाम बदल जाते हैं। कभी रेलवे स्टॉक्स, कभी रेडियो स्टॉक्स, कभी .com, कभी क्रिप्टो। लेकिन लालच और डर का ये खेल, ये हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि अगला ट्रेंड क्या होगा, बल्कि ये है कि जब हर कोई पूरे भरोसे से कहे इस बार कोई रिस्क नहीं है, तो शायद सबसे ज्यादा सतर्क होने का समय वही होता है। एकदम सही। खतरा वहीं छिपा होता है जहां सब कुछ सुरक्षित लग रहा हो। जब आपको लगे कि पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, तो समझ जाइए कि आप एक बुलबुले के चरम पर खड़े हैं, क्योंकि जोखिम कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। ये बाजार का मनोविज्ञान तो वाकई डराता है। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि अगर ये भावनाएं हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर इतना असर डाल सकती हैं, तो हमारे करियर और निजी जिंदगी पर इनका कितना गहरा असर होता होगा। जैसे जब हम किसी की सफलता या असफलता को देखते हैं, सोचिए दो दोस्त हैं, दोनों ने एक जैसा बिजनेस शुरू किया, एक ही जितनी मेहनत की, कुछ साल बाद एक करोड़पति बन गया और दूसरा बुरी तरह सफल हो गया। बाहर से देखने वाले क्या कहेंगे? 99% लोग एक ही कहानी सुनाएंगे। क्या? जो सफल हुआ वो स्मार्ट था, जीनियस था, उसके पास विजन था। और जो असफल हुआ, उसमें जरूर कोई कमी होगी, वो काबिल नहीं था। यही हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। हम सफलता को पूरी तरह से हुनर से जोड़ते हैं और असफलता को नाकाबिलियत से। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। मुझे लगता है इसमें सिर्फ मेहनत से ज्यादा कुछ और भी है। शायद सही मौके का मिलना या कुछ ऐसा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा।
और इसी को लेखक किस्मत और टाइमिंग कहती हैं। सफलता सिर्फ हुनर का नतीजा नहीं होती, सही समय पर सही जगह होना भी उतना ही जरूरी है। बिल गेट्स की कहानी को ही लीजिए, वो एक जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें 1968 में एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां एक कंप्यूटर था। अच्छा। ये किस्मत और टाइमिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका हुनर तो था, लेकिन उस हुनर को सही समय पर सही मौका मिला, जो उस दौर में लाखों में से किसी एक को भी नहीं मिला था। हाँ, यही वो बारीक लकीर है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी तरह असफलता को भी हमेशा अपनी काबिलियत की कमी नहीं मानना चाहिए। कभी कभी हालात आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सफलताओं का जश्न नहीं मनाना चाहिए, या मेहनत का कोई मोल ही नहीं है? मतलब आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की लाइन बहुत पतली है, कोई इसे कैसे पहचाने? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेहनत बेकार है। मेहनत नींव है, लेकिन किस्मत और टाइमिंग वो हवा है जो आपकी नाव को आगे ले जाती है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का फर्क विनम्रता है, ह्यूमिलिटी। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि इसमें किस्मत और दूसरे लोगों का भी साथ था। जबकि अहंकारी व्यक्ति अपनी सफलता का 100% क्रेडिट खुद को देता है। उसे लगने लगता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, और यही अहंकार बड़े बड़े निवेशकों, मशहूर हस्तियों और बिजनेस टाइकून्स के पतन का कारण बनता है। वो नियम तोड़ने लगते हैं, वो जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी हार ही नहीं सकते। सफलता का नशा उन्हें अंधा कर देता है। वाह, ये अगला पॉइंट तो आज के सोशल मीडिया के दौर में बिल्कुल सटीक बैठता है। किताब में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई, सच हमेशा वायरल नहीं होता। जो लोग सुनना चाहते हैं वही बिकता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर किस तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा चलता है? वो जो जटिल, बोरिंग और कड़वी सच्चाई बताता है, या वो जो लोगों की उम्मीदों और सपनों को हवा देता है? इसका जवाब तो हम सब जानते हैं। हाँ, इंसान एक तार्किक प्राणी से ज्यादा एक भावनात्मक प्राणी है। हम उन कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी मौजूदा धारणाओं को मजबूत करती हैं या हमारे डर को शांत करती हैं। हम निश्चितता चाहते हैं, भले ही वो झूठी हो। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि अमीर बनने में 20 साल की अनुशासित बचत लगेगी। नहीं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि ये एक स्टॉक आपको 6 महीने में करोड़पति बना देगा। लेकिन क्या ये एक बुनियादी इंसानी जरूरत नहीं है? मतलब अनिश्चितता के साथ जीना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसे एक्सपर्ट्स और गुरु लोगों की एक असली जरूरत पूरी नहीं कर रहे, भले उनका तरीका गलत हो? आपने एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हाँ। अनिश्चितता डराती है, और अनिश्चितता की चाहत एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। यही वजह है कि भविष्य बताने वालों का कारोबार हमेशा फलता फूलता है, चाहे वो ज्योतिषी हो या स्टॉक मार्केट के गुरु। वो निश्चितता का एक भ्रम बेचते हैं। बिल्कुल, और लोग उस भ्रम को खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि असलियत का सामना करना मुश्किल लगता है। वो एक आसान जवाब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें बता दे कि क्या करना है, ताकि उन्हें खुद सोचने की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हम भविष्य की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं कर सकते और झूठी निश्चितता के जाल में भी नहीं फंसना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका समाधान किसी सटीक भविष्यवाणी पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि अपने अंदर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करना है। फ्लेक्सिबिलिटी? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक समुद्री यात्रा पर जाना है। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप एक मौसम विशेषज्ञ को पैसे दें जो आपको बताए कि अगले 10 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, और आप एक छोटी कमजोर नाव लेकर निकल पड़े। दूसरा, आप ये मानकर चलें कि मौसम कभी भी बदल सकता है, और आप एक ऐसी मजबूत नाव बनाएं जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। समझदार व्यक्ति कौन? जाहिर है दूसरा वाला। बिल्कुल। सबसे अच्छी योजना वही है जो ये मानकर चलती है कि योजना के मुताबिक कुछ नहीं होगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर मार्केट 30% गिर भी जाए तो आपको घबराकर बेचना ना पड़े। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपके करियर में ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आ सके। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। इस खेल में ज्यादा तेज दौड़ने वाले नहीं, बल्कि ज्यादा देर तक टिके रहने वाले ही जीतते हैं। और टिकने के लिए
लचीलापन आपका सबसे जरूरी हथियार है। तो मतलब आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि अगर इस लगातार बदलती दुनिया में वाकई सफल होना है तो नए नए ट्रेंड्स, एप्स और टेक्नोलॉजी के पीछे भागने के बजाय इंसान की उस फितरत को समझना होगा जो कभी नहीं बदलती। उसका डर, उसका लालच, उसका अहंकार और उसकी उम्मीदें। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ पैसों या स्टॉक मार्केट पे लागू नहीं होता। नहीं, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। जी। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपके ग्राहक सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो एक भावना खरीदते हैं। एक समाधान खरीदते हैं। हाँ, उन्हें किस बात से डर लगता है, वो क्या सपना देखते हैं। अगर आप एक टीम लीड कर रही हैं तो आपको ये समझना होगा कि ईगो और डर एक अच्छी भली टीम को कैसे तोड़ सकता है। और रिश्तों में भी आपको समझना होगा कि असुरक्षा और उम्मीदें कैसे उस रिश्ते को बनाती है, बिगाड़ती है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें दिन प्रतिदिन के शोर से हटकर उस सिग्नल पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो असल में मायने रखता है। और अंत में शायद सबसे बड़ा विचार यही है, जैसा कि किताब में कहा गया है, दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी फितरत होगी। वाह। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, सरकारें बदल जाएंगी, बाजार बदल जाएंगे, लेकिन लालच और डर का जो खेल आपके अपने दिमाग के अंदर चलता है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। जो व्यक्ति 1920 में डर कर अपने स्टॉक बेच रहा था और जो व्यक्ति 2022 में डर कर अपनी क्रिप्टो बेच रहा था, उनकी भावनाएं बिल्कुल एक जैसी थीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि भविष्य में क्या बदलेगा। असली सवाल ये है कि कोई अपनी उन भावनाओं और व्यवहार के उन पैटर्न को कैसे समझे जो सदियों से नहीं बदले हैं, क्योंकि जो इसे समझ गया वो हर दौर में जीत गया।